नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। भारत के खिलाफ साजिशें रचने वाला चीन एक बार फिर सक्रिय हो गया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत के मुताबिक चीन अब भारत के खिलाफ अदृश्य युद्ध छेड़ सकता है, यानी चीन साइबर हमलों को अंजाम दे सकता है। लिहाजा भारत को इसके लिए तैयार रहना होगा, साथ ही अपने डेटा को बचाने के लिए मजबूत साइबर दीवार भी बनानी होगी। भारत समेत करीब 23 देशों के साथ चीन का सीमा विवाद है। चीन पड़ोसी देशों की सीमाएं लांघने की कोशिश करता रहा है। जमीन से लेकर समंदर तक चीन की दादागिरी से कई मुल्क परेशान हैं। चीन अपनी सैन्य ताकत की नुमाइश कर खुद को सुपर पावर साबित करना चाहता है, लेकिन हिंदुस्तान ने डोकलाम से लेकर गलवान और गलवान से लेकर पूर्वी लद्दाख तक लाल सेना को ऐसा करारा जवाब दिया कि चीन के होश फाख्ता हो गए। चीन को समझ आ गया कि हिंदुस्तान से उलझने का मतलब है मुसीबत को दावत देना। इसके बावजूद चीन अभी तक सुधरा नहीं है। रणनीतिक मोर्चों पर मात खाने के बाद चीन कभी भी भारत पर पलटवार कर सकता है। चीन भारत पर अदृश्य युद्ध थोप सकता है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत की माने तो भारत की सैन्य ताकत से चीन भली भांति वाकिफ है, लिहाजा उसकी काट के तौर पर वो साइबर हमले कर सकता है। भारत को चीन के इस साइबर हमले जैसी चुनौती से निपटने के लिए नई रणनीति तैयार करनी होगी। इसमें दो राय नहीं कि चीन साइबर वॉरफेयर में किसी भी हद तक जा सकता है। इसमें भी दो राय नहीं कि चीन के हैकर दुनिया के किसी भी देश से डेटा चुराने और साइबर हमलों को अंजाम देने की कुव्वत रखते हैं। लेकिन एशिया में भारत की बढ़ती ताकत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत होती छवि से चीन इस कदर चिढ़ा हुआ है कि वो साइबर हमलों के जरिए हिंदुस्तान में अस्थिरता फैलाने की साजिश रच सकता है। खुद देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत ने इस मुद्दे पर क्या बयान दिया, तो सुनिए। As I said, we have been little slow on the start, and therefore, over the years, a capability differential has come in. China has been able to invest a lot of funds and allocated a lot of funds in ensuring that they imbibe technology. They have sent their people abroad to various Western nations to study their technologies, and therefore they've been able to imbibe some technology, and therefore they certainly have a lead over us. But let me tell you one thing, that while they have a lead over us, we are also evolving technologies to make sure that we come at par with them. But most important, where the biggest differential lies in the field of cyber. We know that China is capable of launching cyber attacks on us, and that he can disrupt a large amount of our systems. चीन लंबे वक्त से साइबर हमले के जरिए दुनिया भर से महत्वपूर्ण जानकारियां चुराता रहा है। चीनी मामलों के जानकार बताते हैं कि जमीन और पानी पर लड़ाई छेड़ने के बाद चीन साइबर वॉर के जरिए भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसके बारे में पहले भी खबरें आती रही हैं। कुछ दिनों पहले ये खबर आई थी कि लद्दाख में जारी गतिरोध के दौरान चीन अपने हैकर्स की मदद से भारत में ब्लैकआउट कराने की फिराक में था। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक स्टडी के हवाले से दावा किया था कि चीन के हैकर्स की फौज ने अक्टूबर में मात्र 5 दिनों के अंदर भारत के पावर ग्रिड, आईटी कंपनियों और बैंकिंग सेक्टर पर 40,500 बार साइबर अटैक किया था। इस स्टडी में यह भी कहा गया कि जून में गलवान घाटी झड़प के 4 महीने बाद 12 अक्टूबर 2020 को मुंबई में हुए ब्लैकआउट में भी चीन का ही हाथ था। हालांकि भारत सरकार ने मुंबई ब्लैकआउट में चीन के हैकिंग ग्रुप के रोल से साफ इनकार किया था। चीन ने स्पेशली ट्रेंड साइबर अटैक यूनिट्स तैयार की हैं, जो कि दुश्मन कंट्री के ऊपर साइबर अटैक करके उसके कमांड एंड कंट्रोल और एसेंशियल सर्विसेज को तहस नहस कर सकता है। ये यूनिट्स दोनों ऑफेंसिव और डिफेंसिव टास्क के लिए तैयार की गई हैं। इनके पास दुश्मन के सर्विस सेक्टर और कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने के लिए साइबर वॉरियर्स हैं।
चीन साइबर हमलों और डेटा चोरी के मामलों से इनकार करता रहा है। वो इन तमाम खबरों का खंडन करता रहा है। लेकिन सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका, कनाडा, ताइवान समेत कई देश चीन की ओर से हुए साइबर हमलों का पर्दाफाश कर चुके हैं। 2010 में गूगल तक ने दावा किया था कि उस पर चीन के हैकर की ओर से कई साइबर हमले किए गए। तो भारत की कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों पर हमले में जिस हैकिंग ग्रुप APT10 का नाम सामने आया था, उसके बारे में एक अमेरिकी रिपोर्ट में कुछ वक्त पहले दावा किया गया था कि ये ग्रुप चीन की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी के मातहत काम करता है। लिहाजा चीन के इस अदृश्य युद्ध पर पानी फेरने के लिए भारत नई रणनीति पर काम कर रहा है। What we are trying to do is to create a system in which we ensure cyber defense, and we have been able to therefore create a cyber agency which is our own agency within the armed forces. Each service also has its own cyber agencies to ensure that even if we come under a cyber attack, the downtime and the effect of the cyber attack does not last long. We should be able to overcome that cyber attack and continue with our systems either through an alternate means or preventive means through firewalls. चीन के काले कारनामे पूरी दुनिया देख चुकी है। कई देशों से उसका विवाद है और दुनिया भर में अस्थिरता फैलाने के आरोप उस पर लगते रहे हैं। तो भारत के खिलाफ साइबर वॉर की तैयारियां इस बात का सबूत है कि चीन हिंदुस्तान से किस कदर जलता है। और अब बात करते हैं ईरान के जहाज पर हुए हमले की। खुलासा हुआ है कि ईरानी सेना के जहाज साविज पर जो हमला हुआ था उसके पीछे इजरायली सेना के स्पेशल फोर्सेस का हाथ है और ईरान के इस जहाज पर इसलिए हमला किया गया क्योंकि इजराइल को लगता है कि यह जहाज ईरान सामान ले जाने लाने में कम हुती विद्रोहियों की मदद के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है और इसे ईरान की सेना इस जहाज को नौसैनिक अड्डे की तरह इस्तेमाल करती है। लाल सागर में जंग की दस्तक। एक जहाज पर हमले से टेंशन। यमन के पास लाल सागर में सालों से खड़े ईरान के मालवाहक जहाज पर हमला क्या हुआ, सनसनी फैल गई। ईरान से लेकर इजराइल और इजराइल से लेकर अमेरिका तक जंग की आहट सुनाई देने लगी क्योंकि ईरान के जिस जहाज को निशाना बनाया गया था वो सिर्फ सामान ढोने के इस्तेमाल में नहीं लाया जाता बल्कि ऐसा माना जाता है कि ये जहाज ईरान के अर्ध सैन्य बल यानी रेवोल्यूशनरी गार्ड का अड्डा है। सऊदी अरब ने लाल सागर में ईरान के इस जहाज को लेकर कई बार आलोचना की है। सऊदी अरब का कहना है कि ईरान यमन के हूती विद्रोहियों को हथियार और पैसा मुहैया कराता है, लेकिन ईरान ने इस बात का खंडन किया है। ईरान का कहना है कि समुद्री लुटेरों से बचने के लिए इस जहाज की तैनाती की गई है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा बवाल तो इस बात का मचा हुआ है कि इस जहाज पर हमले के पीछे इजराइल का नाम आ रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक इस ईरान के जहाज पर इजराइल ने ही हमला किया है। दरअसल एक अज्ञात अमेरिकी अधिकारी के हवाले से कहा गया कि इजराइल ने अमेरिका को सूचित किया है कि उसी ने जहाज पर मंगलवार सुबह हमला किया। हालांकि जब इस बारे में इजरायली अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की गई तो उन्होंने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। लिहाजा ईरान सीधे सीधे इजराइल को इस घटना का जिम्मेदार बता रहा है। Iran has confirmed an attack on its cargo ship in the Red Sea, suspected to have been carried out by Israel.
A spokesperson for the Iranian Foreign Ministry said the explosion occurred on Tuesday and caused minor damage with no casualties. In a statement, spokesperson Saeed Khatibzadeh said the civilian ship was stationed there to secure the region against pirates. According to a report by the New York Times, the attack was carried out by Israel, keeping U.S. interests in mind. Meanwhile, Pentagon spokesperson Commander Jessica McNulty said no U.S. forces were involved in the incident. सबको पता है कि इजराइल अमेरिका का सबसे करीबी सहयोगी है। अमेरिका इजराइल का समर्थन करता है और ईरान अमेरिका के बीच परमाणु समझौते पर तनातनी लंबे समय से जारी है। ऐसे में इस हमले के लिए सीधा शक इजराइल पर जाना तय था। ऊपर से एक अज्ञात अमेरिकी अधिकारी के हवाले से जैसे ही ये बात पता चली कि इजराइल ने इस हमले की जानकारी अमेरिका को दे दी थी, तो ईरान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। हालांकि अमेरिकी सेना की मध्य कमान ने एक बयान जारी किया। हम लाल सागर में साविज की संलिप्तता वाली घटना संबंधी मीडिया रिपोर्ट से अवगत हैं। हम इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि इस घटना में अमेरिकी बलों की कोई संलिप्तता नहीं है। हमारे पास कोई अतिरिक्त जानकारी मुहैया कराने के लिए नहीं है। लेकिन ईरान शायद इस घटना में इजराइल का हाथ होने से इनकार नहीं कर पा रहा, क्योंकि कुछ दिनों पहले इजराइल के जहाज पर भी हमला हुआ था और इजराइल ने आरोप लगाया था कि यह हमला ईरान ने किया था। ये कहना जरा जल्दी होगा कि किसने ईरान के मालवाहक पोर्ट पर हमला किया है, क्योंकि ईरान की दुश्मनी वहाँ पर कई देशों के साथ है। उस क्षेत्र के सऊदी अरबिया और यूएई भी ईरान से खुश नहीं है, उनकी भी नाराज़गी है और दोनों के बीच में कहा जाता है कि प्रॉक्सी वार भी होती रहती है, यानी इस तरह की घटनाएं पहले भी हुई हैं। फिर इजराइल से तो खुली दुश्मनी है। दरअसल ये पूरा वाकया तब पेश आया है जब ईरान और उसके सहयोगी देश परमाणु समझौते में अमेरिका के दोबारा शामिल होने की संभावना पर वियना में चर्चा कर रहे हैं। आपको बता दें कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते से खुद को अलग कर लिया। इस समझौते के तहत ईरान ने 2025 तक अपने परमाणु कार्यक्रम को बहुत अधिक सीमित करने पर सहमति जताई थी, लेकिन ट्रंप का तर्क था कि इससे ईरान के लिए परमाणु हथियारों का रास्ता साफ हो जाएगा, जबकि इजराइल बार बार कहता रहा है कि अमेरिका को इस परमाणु समझौते में दोबारा शामिल नहीं होना चाहिए। इजराइल नहीं चाहता कि किसी तरह भी ईरान शक्तिशाली बने या दोबारा ईरान इस काबिल बन सके कि वो इजराइल को पुनः चुनौती दे सके। इजराइल अंदर ही अंदर इस बात से खुश नहीं है कि अमेरिका वियना में हो रही बातचीत में, जिसमें कि दोबारा अमेरिका और ईरान के बीच एक परमाणु संधि हो सके, उससे खुश है। इजराइल ये नहीं चाहता है, इसलिए इजराइल की कोशिश रहेगी कि किसी न किसी तरह ये बातचीत टूट जाए। साल 1979 में ईरान की क्रांति ने कट्टरपंथियों को सत्ता में आने का मौका दिया और तभी से ईरान के नेता इजराइल को मिटाने की बात करते रहे हैं। ईरान इजराइल के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता और उसका कहना है कि इजराइल ने मुसलमानों की जमीन पर जबरन कब्जा कर रखा है। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल भी ईरान को एक खतरे के तौर पर देखता है। उसने हमेशा ही ये कहा है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। यही नहीं, पश्चिम एशिया में ईरान के बढ़ते असर से भी इजराइल परेशान है। हालांकि इजराइल और ईरान में कभी जंग नहीं हुई, लेकिन ईरान उन गुटों का लंबे समय से समर्थन करता रहा है जो इजराइल को निशाना बनाते हैं, जैसे हिजबुल्लाह और फलस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास। हालांकि दोनों देशों के बीच अगर लड़ाई हुई तो ये बर्बादी की वजह बन सकती है, क्योंकि ईरान के पास लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम मिसाइलों का बड़ा जखीरा है और इजराइल की सरहदों पर भारी असलहों से लैस उसके सहयोगी। वहीं इजराइल के पास भी एक ताकतवर सेना है और माना जाता है कि उसके पास परमाणु हथियार भी हैं, जबकि इजराइल को संयुक्त राष्ट्र का भी समर्थन हासिल है। ईरान और इजराइल के बीच में जो तनाव है या कश्मकश जो है ये काफ़ी पुरानी है। ईरान उन देशों में से एक है जो इजराइल को मान्यता नहीं प्रदान करता। ईरान का मानना ये है कि ये एक ऑक्युपाइड टेरिटरीज है फिलिस्तीन की, और
उसकी गवर्नमेंट के साथ उसका कोई किसी तरह का कोई संबंध नहीं है, और वो अमेरिकन और इजरायली पॉलिसी जो मिडिल ईस्ट में है उसका खुल के बहिष्कार करता है। अमेरिका की वजह से ही नहीं बल्कि ईरान और इस्राएल के बीच तनाव की कई दूसरी वजहें भी हैं। लिहाजा ये तनाव जंग के शोलों में तब्दील ना हो जाए, इसकी कोशिश की जा रही है। फिलहाल ईरान के जहाज पर हमले के पीछे छिपे चेहरों की पड़ताल की जा रही है। इजरायल इस मामले में अपनी भूमिका से इनकार कर चुका है और जो बाइडेन तटस्थ नजर आ रहे हैं। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द हाजिर हो रहे हैं। जन आधार तो है ना तुम्हारे पास? जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर, लोगों का रेजिस्टेंस सड़कों जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर, और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरे आम, होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज 18 प्राइम सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बात करेंगे मुंबई के डोंगरी की लेडी डॉन की, जिसकी उम्र तो महज 21 साल है, लेकिन ड्रग्स तस्करी के लिए उसने जो हथकंडा या यूं कहें तरीका अपनाया है, उससे नारकोटिक्स विभाग की नींद उड़ गई है। कुख्यात डॉन दाऊद इब्राहिम के मोहल्ले में रहने वाली ये लेडी डॉन लड़कियों से ड्रग्स की तस्करी कराती है, वो भी इंस्टाग्राम पर डील करने के बाद। हाँ हाँ उधर ही आ। दाऊद के मोहल्ले में लेडी डॉन
मुंबई में लेडी डॉन का खौफ, डोंगरी में इंस्टा वाली ड्रग डीलर, हाँ हाँ उधर ही आ देखा आपने 21 साल की लड़की पुलिस हिरासत में घिरी होने के बावजूद मीडिया को धमका रही है। हाँ हाँ उधर ही आ ये है इकरा कुरैशी, डोंगरी में ड्रग्स तस्करी और नशीले पदार्थों की सप्लाई करने वाली लेडी डॉन। जब पुलिस की गिरफ्त में आई तो इसके ऐसे ऐसे राज सामने आए जिसे लेकर नारकोटिक्स विभाग के लोग भी हैरान रह गए। इसे ड्रग्स क्वीन क्यों कहते हैं और डोंगरी में इसका कितना खौफ है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो पुलिस की कैद में होने के बावजूद मीडिया से बचने के लिए उनके मोबाइल तोड़ने की धमकी देने लगी। हाँ हाँ उधर ही आ मुंबई के डोंगरी इलाके से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक ऐसी महिला को गिरफ्तार किया है जो महज 21 साल की है और ड्रग के काले धंधे का पूरा लेखा जोखा रखती है। ये महिला को परसों रात एनसीबी ने डोंगरी इलाके से धर दबोचा रात के समय, जहां पे 3 महीने से एनसीबी इस लड़की की तलाश कर रही थी। ये लड़की इतनी चालाक है कि पिछले 3 महीने से एनसीबी को चकमा दे रही थी। इकरा कुरैशी मुंबई के डोंगरी की रहने वाली है, जहां कभी दाऊद का घर हुआ करता था। अंडरवर्ल्ड डॉन के उसी मोहल्ले की ड्रग डीलर इकरा ने नशीले कारोबार का ऐसा जाल फैलाया था जिसका पता लगाने में पुलिस को 3 महीने का वक्त लग गया, क्योंकि डोंगरी की इस लेडी डॉन का सारा नशीला कारोबार इंस्टाग्राम पर चलता था। मुंबई में दाऊद इब्राहिम के मोहल्ले में एक लेडी डॉन ने ड्रग्स का रैकेट खोल रखा था। इस लेडी डॉन का खौफ इतना था कि मोहल्ले के लोग उससे बात करने से भी कतराते थे। 21 साल की इकरा अलग तरीके के ड्रग्स का धंधा करती है, वहीं फोन की बजाय ये इंस्टाग्राम पे ऑर्डर लेती है और वहीं डिलीवरी का जगह बताती है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई के डोंगरी इलाके से जिस ड्रग क्वीन को गिरफ्तार किया है वो दाऊद के गुर्गे चिंकू पठान और एजाज साइको के गैंग से जुड़ी हुई है। ये लड़की इतनी शातिर है कि चरस, हेरोइन, गांजा, मेफेड्रॉन, एलएसडी समेत तमाम तरह के ड्रग्स की डीलिंग के लिए इंस्टाग्राम पर ग्राहक ढूंढती थी। इकरा कुरैशी इंस्टाग्राम के जरिए ड्रग्स का कारोबार करती है। नए नए ग्राहकों से इंस्टाग्राम पर संपर्क करती है, ग्राहक से ड्रग्स सप्लाई के बारे में पूछती है। ड्रग्स की सारी डीलिंग इंस्टाग्राम पर ही करती है। कीमत, जगह और वक्त इंस्टाग्राम पर ही तय करती है। कल गिरफ्तार किया गया है अराउंड कमर्शियल क्वांटिटी मेफेड्रोन के साथ में, एंड माननीय न्यायालय ने आज 5 दिन की भी उनकी कस्टडी दी है। पहले भी उनके ऊपर इस महिला के ऊपर केसेस हैं, बॉडीली इंजरीज के केसेस हैं। डोंगरी थाने में भी केस दर्ज है इस पे। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे जो एनसीबी के 2 केसेस में भी ये महिला वांटेड थी। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक इकरा के ड्रग्स गैंग में 5 से 6 लड़कियां ग्राहकों तक ड्रग्स पहुंचाने का काम करती थी। महिला ड्रग पेडलर्स को जो मोबाइल नंबर दिए जाते वो बहुत जल्दी जल्दी बदल दिए जाते थे ताकि पुलिस और नारकोटिक्स विभाग से बचा जा सके। 5 से 6 लड़कियां ड्रग्स लेकर जाती थी। लड़कियां ग्राहकों को फोन करती थी। एक सिम 4 दिन तक ही इस्तेमाल होता था। हर 4 दिन में नए सिम से कॉल किया जाता। एनसीबी टीम को इकरा गैंग की लड़कियों की तलाश है। बेसिकली कि ये सप्लाई चेन में काफी इम्पोर्टेंट महिला रोल प्ले करती थी। इसके कुछ गैंग मेंबर्स से जो इनको सप्लाई करते थे और ये फिर बाद में आगे पेडल करते थे, तो इसके अंडर भी काफी पेडलर्स की लिस्ट हमें मिली है। एनसीबी ने डोंगरी की ड्रग क्वीन इकरा के पास से 1.5 लाख रुपए कीमत की ड्रग्स बरामद की है। पुलिस और नारकोटिक्स विभाग मिलकर इसके पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है।
अब पुलिस और नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ये सुराग तलाश रही है कि कहीं डोंगरी की ये ड्रग्स क्वीन चिंकू पठान के जरिए सीधे दाऊद इब्राहिम के गैंग से तो नहीं जुड़ी। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।